Yes, so hi everyone, thank you for joining. आज सुबह सुबह जैसे ही मैं सो के उठा हूँ मुझे एक न्यूज़ आई है कि सोनम वांगचुक को जो है तो प्रोटेस्ट साइट जंतर मंतर से उठा करके पुलिस ने उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया है। एंड दिस वाज ड्यू टू हाई कोर्ट का वो ऑर्डर कोर्ट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को एक ऑर्डर दिया था जिसमें प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ को रखते हुए उन्होंने बोला था कि कोई भी जो भी किया जा सकता है, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए और उनकी लाइफ को प्रिजर्व करिए। सो आज हम इस वीडियो से देखेंगे कि ऐसे कौन से और हंगर स्ट्राइक्स हुए हैं जिससे जो है तो हिस्ट्री को चेंज कर दिया गया है। और एक नहीं, बहुत सारे हंगर स्ट्राइक्स पहले भी हो चुके हैं, उनमें से बहुत ऐसे हैं जिनसे जो है तो हिस्ट्री एक नए फैब्रिक, नया रूप दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हंगर स्ट्राइक है जो जिसको मैंने समझा कि ये सबसे ऊपर होना चाहिए, वो है शहीद भगत सिंह का। तो भगत सिंह जी ने जेल में रह करके 1929 में इस जेल में जहाँ पे ये बंद थे, सेंट्रल जेल में, वहाँ पे इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था। उसका कारण ये था कि देखिए, जब इन्होंने बॉम्ब फेंका लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को, तो इसके बाद इनको और बटुकेश्वर दत्त को अरेस्ट कर लिया गया और इनको इम्प्रिजन किया। कहाँ किया गया? अलग अलग जेल, और उसमें एक जेल थी लाहौर सेंट्रल जेल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जो यूरोपियन प्रिजनर्स थे उनके साथ बढ़िया ट्रीटमेंट किया जाता था कंपेयर टू इंडियन प्रिजनर्स, और यहाँ पे रेसिज्म की भी बात होती है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बोला कि हमें आप क्रिमिनल्स, जो हार्डेंड क्रिमिनल्स होते हैं, उनके साथ नहीं रख सकते। अब कोई मर्डरर है, मर्डरर के साथ भगत सिंह को नहीं रख सकते या किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को नहीं रख सकते। इसलिए आपको प्रिजनर्स में भी कैटेगरी होती है कि आप किस तरह के प्रिजनर्स हैं। तो ये कह रहे थे कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर पे ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और हमें इक्वल या उनके बराबर का जो है तो ट्रीटमेंट ना मिले, हमको पॉलिटिकल प्रिजनर का ट्रीटमेंट मिले। इसके लिए इन्होंने जो है तो हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करी। अब इस हंगर स्ट्राइक से इनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स का चाहिए था कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर हो जाए, फूड जो यूरोपियन प्रिजनर्स को मिलता हमें मिले, हमें बुक्स, न्यूज़पेपर और राइटिंग मटेरियल मिले, हमें कोई मैनुअल लेबर ना फोर्सफुली किया जाए, हमारे सैनिटेशन, साफ सफाई और कपड़ों का ध्यान रखा जाए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का और रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट बाई जेल अथॉरिटीज़। ये जो है तो डिमांड्स थी जो भगत सिंह और उनके साथ वाले लोग थे। इनमें से आप देखिए, सबसे पहले हमारे भगत सिंह थे, इसके बाद हमारे जतिन दास के बाद आपके बटुकेश्वर दत्त, इसके बाद शिव शर्मा, बीके सिन्हा, अजय घोष और किशोरी लाल। ये किशोरी लाल हैं, ये अजय घोष हैं, ये सिन्हा जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ये हमारे बटुकेश्वर दत्त हैं, ये जतिन दास हैं और ये भगत सिंह है। इनके साथ साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के मेंबर्स भी थे जो इस हंगर स्ट्राइक में शामिल थे। यहाँ पे बहुत ट्रेजिक केस हुआ था जतिन दास जी के साथ, उनको नमन। आफ्टर 63 डेज, 2 महीने से ज़्यादा भी इन्होंने भोजन का एक टुकड़ा नहीं खाया था, जिस वजह से 13 सितंबर 1929 को इनकी डेथ हो गई। और इनके फ्यूनरल को सुभाष चंद्र बोस जी ने कलकत्ता में ऑर्गेनाइज कराया था और बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों ने इनके प्रोसेशन में आए थे। और इनका प्रोसेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटी कॉलोनियल प्रोसेशन ब्रिटिश इंडिया में बन गया और एक चिंगारी की तरह काम किया। भगत सिंह ने अराउंड 116 दिनों तक इन एंड आउट जो है तो हंगर स्ट्राइक करी, और इसमें कुछ ने कई हफ्तों से लेकर के 2 महीने से ज़्यादा, जैसे कि हम जतिन दास जी को देख रहे हैं, तक हंगर स्ट्राइक करी। गवर्नमेंट ने फोर्स फीडिंग की, आइसोलेट करने की कोशिश की, बहुत सारी इनिशियली डिमांड इग्नोर कर दी, और उनको डर लग रहा था कि पब्लिक की सिंपैथी जो है तो इनके साथ हो क्या ना आ ना जाए। इस वजह से फाइनली इनकी कुछ कंडीशंस मान ली गई और जेल की जो नॉर्मल कंडीशंस थी वो थोड़ा सा इम्प्रूव। दूसरा जो है तो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा हंगर स्ट्राइक से बड़ा जो बदलाव आया है वो इन शख्स के ऊपर जाता है। इनका नाम था पोटी श्रीरामुलु और ये गांधीयन फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े डिसाइपल थे।
अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट और सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने कैंपेन किया था और ये मानते थे कि जो फास्टिंग है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। पोटी श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश को एज अ सेपरेट राज्य बनाने की मांग रखी थी और जो भी आंध्र तेलुगु स्पीकर्स थे वो किस में आएंगे, आंध्र में आएंगे, इनका ये डिमांड थी। 1953 से 1956 तक ये इनकी डिमांड थी कि इस एरिया को क्या बना दिया जाए, आंध्र प्रदेश बना लिया जाए। तो ये कह रहे थे कि कल्चरल आइडेंटिटी और लैंग्वेज को हम कल्चरल आइडेंटिटी मान के स्टेट बनाएं। तेलुगु स्पीकर्स जो है तो पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेड थे और जो मद्रास के जो लोग थे, क्योंकि पहले तमिलनाडु के साथ ही जो है तो आंध्रा था, तो इनका मानना ये था कि तमिल लोग जो है वो मद्रास का इंटरेस्ट अपना अलग रखते हैं, हमारा इंटरेस्ट ये नहीं देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, नेहरू गवर्नमेंट ने पहले इनकी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। 58 दिनों तक इन्होंने भोजन नहीं किया। इनकी हालत ये हुई कि इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ हुई 15 दिसंबर 1952 और इसके बाद जो है तो हुआ है हंगामा। और जो हंगामा ये हुआ है कि नेहरू जी को चप्पल तक फेंक के मारा गया था, जिसके बाद नेहरू जी ने फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद आंध्र प्रदेश भारत में पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला स्टेट बना और इसकी कैपिटल बनाई गई कर्नूल। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, क्योंकि एक आपने ये तो लाइक अ पेंडोरास बॉक्स, एक बार खुल गया तो क्या बहुत सब कुछ निकलेगा। तो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में इंडिया को लिंग्विस्टिक लाइंस में बना दिया गया। आप देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब देश की हालत इस तरह थी। पार्ट ए में बड़े राज्य जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, पार्ट बी में बड़ी रियासतें और पार्ट सी में छोटी रियासतें। तो ये हालत थी। इसके बाद 1956 में इस तरह सा सिंपल क्लासिफिकेशन जो है तो स्टेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कर दिया गया था। नेक्स्ट है इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। 2 नवंबर 2000 को 10 लोगों को, ऐसा सिविलियंस को मणिपुर में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया। इसको जो है तो मैलोम मैसेकर बोला जाता है। इनको उस समय पे इंसर्जेंसी चल रही थी और इस इंसर्जेंसी, जैसे आप भी देखेंगे, अभी भी मणिपुर इज नॉट पीसफुल। अभी भी पिछले साल ही हमने देखा कि कितने ज़्यादा वहाँ पे दंगे फसाद चल रहे हैं। तो इन्हीं दंगे फसाद को कंट्रोल करने के लिए आर्म फोर्सेस ने 10 लोगों को मार दिया। अब ये 10 लोग इनोसेंट थे या नहीं, जिस पे कंटेस्टेशन चल रहा था और इसको जो है तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत इन्होंने एक्शन लिया था। इसके बाद 5 नवंबर सन 2000 को इरोम शर्मिला हंगर स्ट्राइक पे बैठती हैं और उनकी सोल डिमांड थी कि मणिपुर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को जो है तो रिपील कर दिया जाए। और उन्होंने कहा जब तक ये रिपील नहीं होगा तब तक ना खाना खाऊंगी ना कुछ मैं पानी पीऊंगी। ये देखिए, ये मणिपुर का मैप है। ये यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ पे अभी चूरा चांद आपने सुना होगा, यहाँ पे जो है तो अभी रिसेंटली हिंसा हुई थी। तो ये जो है तो मणिपुर यहाँ है इंडिया के ऊपर, जो है तो नागालैंड पड़ता है, बगल में आसाम। ये बॉर्डर लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर बर्मा का, नीचे मिजोरम है। आसपा जो है तो एक बड़ा ही नोटोरियस एक्ट है। इसमें जो है तो होता ये है कि जब भी किसी एरिया को हम डिस्टर्ब क्लासीफाई कर देते हैं एज अ डिस्टर्ब एरिया, उस एरिया में हम ये एक्ट लगा सकते हैं। इसके बाद आर्मी को पावर होती है कि बिना वारंट के किसी को भी उठा ले, बिना वारंट के किसी को भी सर्च कर ले, यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में, और लीगल जो प्रोटेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना सैंक्शन के आप वो कर सकते हैं। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया विशाल भारद्वाज की मूवी है, क्योंकि आसपा जो है तो कश्मीर में भी लगा हुआ है। तो आसपा के ऊपर बहुत बड़ी मूवी है या शाहिद कपूर की, ये मूवी है हैदर। ये मूवी आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों ह्यूमन राइट्स क्रिटिसाइज करते हैं इस एक्ट को। 2000 से लेकर के ये लेडी 2016 तक फास्ट में बैठी रही। गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया 309 लगा के आईपीसी, जिसमें बोला कि ये अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं कर सकते, आप सुसाइड नहीं कर सकते। तो पहले इन्होंने 1 साल की सेंटेंस, इसके बाद रिलीज किया गया, फिर पकड़ लिया, फिर रिलीज किया, फिर पकड़ लिया।
16 साल तक इनके साथ ही चला है। 9 अगस्त 2016 को इरोम शर्मिला ने फाइनली अपना फास्ट एंड किया और उन्होंने बोला कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे आएंगी। उन्होंने मणिपुर असेंबली इलेक्शन भी लड़े, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में उनको सिर्फ कुछ वोट्स मिले, फेयर वोट्स। उनको फोर्स फीडिंग की जाती थी, एक ट्यूब डाल दी गई थी नाक से और जबरदस्ती इसी से पानी और जो भी खाना था वो डाल। हम अब आते हैं हम आयरलैंड पे। आयरलैंड का इतिहास समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बॉबी सैंड्स के का हंगर स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो जो यूनाइटेड किंगडम है वो इंग्लैंड से अलग है और जो इंग्लैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन से अलग है। जब स्कॉटलैंड वेल्स और इंग्लैंड को और आयरलैंड को जोड़ दिया जाए तो सबको यूनाइटेड हो गए, तो इनको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। जब इंग्लैंड को सिर्फ काउंट करते हैं तब वो इंग्लैंड होता है, और जब स्कॉटलैंड वेल्स और इंग्लैंड को जोड़ दिया जाए, इसको नहीं, तब ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अब आप ये समझिए कि 1960 के दशक में आयरलैंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुए। क्यों कन्फ्लिक्ट हुए? कुछ लोग क्या चाहते थे कि हम जो है तो अपना रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बना लें। किसको? नॉर्दर्न आयरलैंड को क्या बना मिला करके हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग देश बना लें। और कुछ बात बोलते थे कि नहीं, हम यूनाइटेड किंगडम में जुड़े रहें। तो जो ये सपोर्ट करते थे कि हम अलग देश बना लें, उन लोगों को बोला गया रिवोल्यूशनरी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का। और इनको जो है तो इम्प्रिजन किया गया मेज प्रिजन में, जिसको लॉन्ग केश प्रिजन बोलते हैं। इनमें से एक भाई साहब थे जिनका नाम था बॉबी सैंड्स। बॉबी सैंड्स ने ये इनको भी जैसे भगत सिंह के साथ इनको जेल में, जैसे भगत सिंह को जेल में डाला गया था, वैसे ही बॉबी सैंड्स को जेल में डाल दिया गया। और इनको क्या बोला गया कि इनका पहले स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स दिया जाता था, जिसको पैरामिलिट्री प्रिजनर्स के लिए बोला जाता था। जैसे भगत सिंह को क्या कहते थे कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आप हमें थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट दीजिए। उसी तरह इनको क्या मिलता था? पहले पैरामिलिट्री प्रिजनर्स का स्पेशल प्रिविलेज मिलता था, लेकिन 1976 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी का प्रिविलेज हटा लिया और इनको ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा। तो ये लोग फास्ट में बैठ गए और ये कह रहे थे कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर का रिकग्निशन हो, हमें राइट दिया जाए ताकि हम प्रिजन यूनिफॉर्म ना पहने, हमें कंपलसरी प्रिजन लेबर ना किया जाए, हमें एजुकेशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और रेमिशन। मतलब आप समझ रहे हो, जो भगत सिंह जी ने डिमांड करी थी वही डिमांड ये भी कर रहे थे। अब बॉबी सैंड्स क्या थे? इन्होंने एक माह 1981 को इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी और फास्ट करते करते इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी डिक्लेयर कर दिया गया। 66 डेज इन्होंने खाना नहीं खाया और आफ्टर 66 डेज इनकी डेथ हो गई। और इनके साथ साथ 9 और आयरिश नेशनल लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर्स की डेथ हो गई। उस समय यूके की पीएम जो थी ये लेडी, इनका नाम है मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर जो है तो इन्होंने कहा क्राइम इज क्राइम, इट इज़ नॉट पॉलिटिकल। इनका कहना था कि आपने क्राइम किया है, इसमें कोई पॉलिटिकल रिलेटिकल नहीं है। तो इन्होंने कोई भी नेगोशिएशन के लिए बंद कर दिया। फाइनली इनकी हंगर स्ट्राइक से क्या हुआ? गुड फ्राइडे अग्रीमेंट साइन हुआ 1998 में और एक पीस प्रोसेस स्टार्ट हुई टू कंसीडर द डिमांड्स और रिपब्लिकन नॉर्दर्न आयरलैंड को जो है तो पार्ट ऑफ यूके बनाया जाए। अच्छा, एक मूवी है मेल गिब्सन की ब्रेव हार्ट, ये हिस्टोरिकल एनालिसिस करती है कि आयरलैंड में हमेशा से फ्रीडम मूवमेंट्स होते रहे हैं। तो जब आप इस मूवी को देखेंगे, इसमें हांस जिमर का म्यूजिक है, काफ़ी बढ़िया मूवी है, तो आप इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका समझ पाएंगे। नेक्स्ट है ब्रिटिश सफ्रेगेटी हंगर स्ट्राइक्स। तो देखिए, शुरू में इवन 1920s तक इंग्लैंड में महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था और ये हमें बताते थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनमें से कुछ वुमेन थी जिन्होंने शुरू में अपने एसोसिएशन फॉर्म किए और इसके साथ साथ हंगर स्ट्राइक करना चालू किया। वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन, एक WSPU करके एक था जिसको पैंकहर्स्ट ने स्टार्ट किया था। शी इज़ द वन जिसकी बात कर रहे हैं। और पहला हंगर स्ट्राइक इन्होंने किया था जिनका नाम था मैरियन वेलेस डिल्ला, 1909 में। इनको जो है तो जब इन्होंने डिमांड करी तो इनको इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो सरकार के पास काम ही क्या था, स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो तो अपने सिटीजन्स को भी नहीं छोड़ते थे।
तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया जाए, बेटर प्रेजेंट कंडीशन हो जाए और हमें इमीडिएटली रिलीज किया जाए। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने को डर था कि ये मर ना जाए, तो उन्होंने फोर्स फीडिंग चालू कर दिया। ऐसे ट्यूब जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के लगा के ये ऊपर से फूड डाला जा रहा है और इनको फिजिकल रिस्ट्रेन जबरदस्ती ये बांधा गया। दूसरा क्या हुआ कि जब ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया, इसको क्रूअल और डिग्रेडिंग बोला गया, तो इन्होंने क्या चालू कर दिया कि जो भी बहुत कमजोर हो जाता था उसको छोड़ दो, और जब वो एक बार सही हो जाते तो उनको वापस से लेके जेल में डाल दो। तो इसको कैट एंड माउस एक्ट, एक वहाँ की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको कैट एंड माउस एक्ट बोला गया, जिसमें कैट, जब चूहा कमजोर है उसको छोड़ दिया, जब चूहा थोड़ा खा पी के मोटा ताजा हो गया उसको पकड़ लिया। और इसके एक अलग से पास भी किया जिसका नाम था प्रिजनर्स टेम्परेरी डिस्चार्ज फॉर इल हेल्थ एक्ट 1913। इसमें बहुत सिंपैथी हुई, प्रेशर किया गवर्नमेंट को, इन लोगों ने वोटिंग राइट के लिए वो किया, और 1918 में जो भी वुमेन 30 साल से ऊपर थी उनको वोटिंग राइट मिला, और 1928 में इक्वल वोटिंग राइट मिला ब्रिटेन में। नेक्स्ट है सेशर सावेज, ये जो है तो यूएसए के हैं। इन्होंने फार्म यूनाइटेड फार्म वर्कर्स बनाया, जिस पे इन्होंने पर्सनल सेक्रीफाइस, मोरल अपील, इसके बाद बोला कि हंगर स्ट्राइक ये रिप्रेजेंट करते हैं। और उस समय पे बहुत लो वेजेस थी फार्म वर्कर्स की, अनसेफ वर्किंग कंडीशन थी, कोई लेबर राइट नहीं था। इसके लिए इन्होंने काम किया। 1968 में 25 दिन का फास्ट किया। इसके बाद 1988 में 36 दिन का फास्ट किया, जिसको फास्ट फॉर लाइफ बोला गया। इनकी कोर डिमांड यही थी और इनको बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिली। नेक्स्ट, अभी ये हमारी मेमोरी की बात है कि अन्ना हजारे और जो है तो एंटी करप्शन मूवमेंट चला था, जिसके बाद इनकी जो ऑफशूट बनी थी आम आदमी पार्टी। तो 2G स्पेक्ट्रम केस, कॉमनवेल्थ स्कैम केस, अदर्स हाउसिंग स्कैम, बहुत सारे स्कैम थे यूपीए 2 में, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट थी तो करप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था। और ये कौन फ्यूल कर रहा था हम सबको मालूम है। तो 16 अगस्त 2011 को इन्होंने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक किया, और इनका रामलीला मैदान में था। इनका क्या था, स्ट्रॉन्ग जन लोकपाल बिल के लिए और ओम्बड्समैन के लिए इन्होंने बात करी। शुरू में तो इनको अरेस्ट कर लिया गया छोटे अंतराल के लिए, इसमें बाबा रामदेव को भी अरेस्ट किया गया था, उनकी फोटोज भी थी। इसके बाद मासिव जब पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ तो गवर्नमेंट नेगोशिएशन में आ गई। इसका इम्पैक्ट क्या रहा, नॉन वायलेंट को, रेजिस्टेंस को रिवाइव कर दिया। बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड वाइड भी और नेशन वाइड स्पेशली ज्वाइन किया, और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में इवेंचुअली इनैक्ट किया। आज इस एक्ट को वीक किया जा रहा है सिस्टमेटिकली बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, और इससे जो है तो आम आदमी पार्टी का एक तरह से नींव रखी गई। नेक्स्ट है मेधा पाटकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये है मेधा पाटकर जी, और इन्होंने जो है तो फेयर रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर कॉम्पनसेशन, ट्राइबल राइट्स और एनवायरमेंटल सेफगार्ड के लिए एक्ट किया। देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की ये 5th लार्जेस्ट रिवर है। इस रिवर में बहुत सारे जो है तो अलग अलग डैम्स बनाए गए हैं। अब इन डैम्स को अगर आप देखिए तो जहाँ से ये निकलती है, तो यहाँ से लेकर के, जैसे बारगी एक बहुत बड़ा डैम है, बारना एक बहुत बड़ा डैम है, शंगाबाद डैम है, कोलार डैम है जिससे भोपाल में पानी की आपूर्ति होती है। फिर तवा जो इसकी नदियां हैं ट्रिब्यूटरी है, उसमें तवा डैम है। पुनासा जो है तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, तो इसमें 1000 मेगावाट की कैपेसिटी वाले टरबाइंस लगे हैं। और यहाँ के बाद आप जाएंगे तो ओमकारेश्वर डैम है, फिर हिरनपाल डैम है, और वैसे ही यहाँ पे आगे चल के आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सरदार सरोवर डैम है, जहाँ पे श्री राम सूतर ने सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी स्टैचू लगाई है, और ये पेथ प्रोजेक्ट बोला जाता है बीजेपी गवर्नमेंट का। तो इन सारे, जब भी हम डैम बनते हैं तो बहुत सारे गांव को, बहुत सारे एरिया को हटाया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। अभी करंट कंट्रोवर्सी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, तो केन और बेतवा 2 नदियां हैं, उनको जो है तो जोड़ा जा रहा है बुंदेलखंड में, उसको लेकर के चल रही है। और अभी आप अगर चाहें तो इसको एक बारी स्टडी कर सकते हैं। सिमिलर ब्लूप्रिंट रहता है इनका। तो ट्राइबल कम्युनिटीज को जब डिस्प्लेस किया जाता है तो कोशिश ये रहती है गवर्नमेंट की, होनी चाहिए, रहती है नहीं है तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं, कि इनको जो है तो इनकी जमीन का प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिले, है ना, इनको रिहैबिलिटेशन के लिए जगह अच्छी मिल जाए। तो ये जो है तो वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए
थोड़ा सा गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जबकि ये डैम अपनी जगह सही है, लेकिन बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये चीज़ नहीं हो रही थी, इस वजह से 1991, 93, 2002, 2006 में कई बार इन्होंने ऐसे फास्ट किए, जमी कभी जल के अंदर कभी बाहर। तो गवर्नमेंट ने कभी कंस्ट्रक्शन रोक दिया, नेगोशिएशन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। अब आते हैं हम आज के पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। तो सोनम वांगचुक जी, अभी देखिए मैं ये अपने एंड से बोल रहा हूँ, सोनम वांगचुक को थ्री इडियट से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो इसके मोहताज है। एक छोटा सा रोल आप अगर किसी से इंस्पायर कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से उसका बहुत बड़ा ओहदा नहीं हो जाता। उस व्यक्ति का ओहदा इसलिए है क्योंकि वो अपने आप में एक शख्सियत है। वो एक इंजीनियर है, एजुकेशन रिफॉर्मर है, इनोवेटर है, एनवायरमेंटल एक्टिविटिस्ट हैं, और ये सब हैं ये लद्दाख से आने वाले। ये कोई टॉप टियर 1 या टियर एकदम टॉप जगह से नहीं आते, ये लद्दाख से आते हैं, और इन्होंने बहुत काम किया है लद्दाख में। अभी रिसेंटली हमने देखा कि देश में कभी नीट पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इन्होंने जो है, तो इनको बीच में गवर्नमेंट ने जेल में भी भेजा था। तो इन्होंने अपना मत देने के लिए, इन्होंने सपोर्ट करने के लिए, एक जो मूवमेंट हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसके लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक पे बैठे। और हंगर स्ट्राइक पे बैठे, इनकी क्या डिमांड थी? इनकी डिमांड है कि जो नीट पेपर लीक है, पहली बार तो हुआ नहीं है, दिस इज सेकेंड टाइम इन, लास्ट ईयर भी हुआ था, अभी भी हुआ इन अ रो। तो इन्होंने क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शिक्षा जगत में नहीं होने चाहिए, इनका कहना है। दूसरा, एग्जाम पेपर लीक्स के लिए अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और जिस तरह से हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम है, उसके में क्या रिफॉर्म्स हैं, इसके लिए ये धरने पर बैठे हैं। 28 जून 2026 से धरने पर बैठे थे। आज सुबह 18 जुलाई को जंतर मंतर से सफदरजंग हॉस्पिटल इनको शिफ्ट कर दिया गया। और इसके लिए बहुत बढ़िया दिमाग चलाया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट जी ने बोला कि इनको क्लोजली मॉनिटर करना है, और मेडिकल इंटरवेंशन जो भी है, जरूरत है, इनको दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ये भी तो कह सकता था कि क्यों गवर्नमेंट जो है तो अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स कर रही है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि इनको जो सही है आप इनको फोर्सफुली करिए, जो करना है, हम आपको खुली छूट देते हैं। और आज जो है तो इनको शिफ्ट कर दिया गया। देखते हैं अब आगे क्या होता है, इसमें जो है तो नजर रहेगी। सो दीज वर द हंगर स्ट्राइक्स, जो कि दुनिया को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल इन्होंने किया है। आई होप you all like this video, and if you do, please give me a subscribe and like this channel, share with your friends, and thank you so much.